नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे मेरे यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। नमस्ते। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम दौर की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, वो दौर जब आजादी की लड़ाई ने पहली बार एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लिया। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमें 1919 से लेके 1932 तक के सफर पर ले जाते हैं। मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत से लेकर सविनय अवज्ञा तक। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें रटना नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस रणनीति, उन भावनाओं और उन मोड़ को समझना चाहते हैं जिन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और इस दौर की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से, और वो है एकता। एकता। हाँ, हमारे सामने जो पहला दस्तावेज है उसमें एक तस्वीर है जो मतलब पूरी कहानी कह देती है। दो हाथ आपस में मिले हुए हैं और पीछे ओम और चांद तारा दोनों की चिन्ह हैं। हाँ, मैंने देखी वो तस्वीर। तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस समय की सबसे बड़ी जरूरत और शायद सबसे बड़ी चुनौती का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता। और यहीं से हमारा पहला पड़ाव शुरू होता है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। बिल्कुल। नोट्स में भी साफ लिखा है कि पहले विश्व युद्ध के बाद देश में एक बेचैनी का माहौल था। बिल्कुल। और गांधी जी को ये महसूस हो रहा था कि अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है। पर उन्होंने एक शर्त रखी, एक बहुत बड़ी शर्त, कि ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता के बिना खड़ा नहीं हो सकता। ये विचार इतना अहम क्यों था उस वक्त? देखिए, गांधी जी की सोच बहुत साफ थी, जो उन्होंने 1909 में ही अपनी किताब हिंद स्वराज में लिख दी थी। अच्छा, 1909 में ही? हाँ, उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश राज बंदूक के जोर पर उतना नहीं टिका है जितना हम भारतीयों के सहयोग पर टिका है। हमारे सहयोग पर? हाँ, हमारे वकील उनकी अदालतों में काम करते हैं, हमारे बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ते हैं, हम उनका बनाया सामान खरीदते हैं। तो अगर देश के सारे लोग, मतलब सब मिलकर ये सहयोग वापस ले लें तो अंग्रेजी हुकूमत 1 साल में ढह जाएगी। 1 साल के अंदर? हाँ, लेकिन सारे लोग का मतलब था हिंदू और मुसलमान दोनों का एक साथ आना। बिना इस एकता के असहयोग अधूरा रहता। तो ये एक रणनीतिक जरूरत थी। हाँ। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक मौका मिला। बिल्कुल, खिलाफत का मुद्दा। हाँ, खिलाफत का मुद्दा। ये असल में था क्या? ये मुद्दा, मजे की बात यह है कि भारत का था ही नहीं। ये तुर्की का था? हाँ, पहले विश्व युद्ध में तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था वो हार गया, और ऑटोमन सुल्तान को पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा, मतलब आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अच्छा। तो अफवाह ये फैली कि अंग्रेज अब खलीफा पर एक बहुत अपमानजनक संधि थोपेंगे और उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। इससे भारत के मुसलमान बहुत बहुत नाराज थे। और उनकी इसी भावना की रक्षा के लिए? हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहते हैं, उन्होंने 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई। और गांधी जी ने इसमें एक सुनहरा अवसर देखा? बिल्कुल, उन्होंने खिलाफत के मुद्दे को भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। ये कांग्रेस के लिए तो एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा। क्या सब लोग आसानी से मान गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के अंदर कई बड़े नेता हिचक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक धार्मिक मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में सबको मना लिया। उन्होंने समझाया कि खिलाफत का समर्थन करके हम मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं और एक ऐसी एकता बना सकते हैं जो अगले 100 सालों तक नहीं टूटेगी। और इसी तरह खिलाफत और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ शुरू हुए, एक बड़ी नदी की तरह बहने लगे। तो जनवरी 1921 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका असर कैसा था, खासकर शहरों में? हमारे नोट्स में एक तस्वीर है जिसमें विदेशी कपड़ों का एक बड़ा ढेर जलाया जा रहा है। हाँ, और छात्र स्कूल से बाहर आ रहे हैं और वकील अदालत के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीर उस समय के माहौल को एकदम साफ दिखाती है। ये उस शुरुआती जोश को बिल्कुल सटीक दिखाती है। शहरों में खासकर मध्यम वर्ग ने इस आंदोलन को हाथों हाथ लिया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। टीचरों ने भी इस्तीफे दे दिए। हाँ, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। चुनावों का भी बहिष्कार हुआ था ना? हाँ, मद्रास को छोड़कर लगभग सभी प्रांतों में काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। ये अंग्रेजी व्यवस्था का हर स्तर पर एक शांतिपूर्ण विद्रोह था। और इसका आर्थिक असर वो तो जबरदस्त पड़ा होगा। विदेशी कपड़ों की होली जलाना सिर्फ एक प्रतीक तो नहीं था? नहीं,
ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला था। बिल्कुल। ये आंदोलन का सबसे सफल पहलू था। अच्छा। शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग की गई, मतलब लोगों ने रास्ता रोक दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गया। आधा। लगभग आधा हो गया। सोचिए, ये मैनचेस्टर और लिवरपूल के कारखानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन ये शहरी जोश ज्यादा दिन टिका नहीं। हमारे नोट्स कहते हैं कि कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कोई रणनीतिक चूक थी? हाँ, इसे एक तरह की रणनीतिक चूक कह सकते हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजहें थी। क्या थी वो वजह? पहली आर्थिक। खादी का कपड़ा, जो आंदोलन का प्रतीक था, वो मिलों में बने विदेशी कपड़ों से कहीं ज्यादा महंगा था। हाँ, ये तो मुश्किल रहा होगा। तो गरीब लोग इसे लंबे समय तक नहीं खरीद सकते थे। और दूसरी वजह थी विकल्पों की कमी। विकल्पों की कमी मतलब छात्रों और शिक्षकों ने ब्रिटिश संस्थान तो छोड़ दिए, लेकिन उनकी जगह पर भारतीय स्कूल कॉलेज पर्याप्त संख्या में थे ही नहीं। वकील कब तक बिना काम के बैठते? सही बात है। आखिरकार पेट की खातिर लोगों को वापस अपने पुराने कामों पर लौटना पड़ा। इससे एक बड़ा सबक मिला। क्या सबक? कि सिर्फ बहिष्कार का आह्वान करना काफी नहीं है, उसके विकल्प भी देने पड़ते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो जब शहरों में आंदोलन की रफ्तार कम हो रही थी, तब देहात और ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा था? नोट्स बताते हैं कि वहां स्वराज के मायने ही अलग थे। हाँ, और यही इस आंदोलन की सबसे खास बात है। स्वराज एक ऐसा शब्द था जिसका हर किसी ने अपने हिसाब से मतलब निकाला। जैसे अवध के किसानों को लीजिए। उनका नेतृत्व एक सन्यासी कर रहे थे, बाबा रामचंद्र। हाँ, उनके लिए स्वराज का मतलब था जमींदारों और तालुकदारों के जुल्म से आजादी। वो भारी लगान और बेगार, मतलब बिना पैसे के काम करवाने के खिलाफ थे। तो उनकी अपनी मांगे थी। उनकी अपनी मांगे और अपने दुश्मन थे। और फिर आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों की कहानी तो और भी अलग है। यहाँ के नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। हाँ, वो गांधी जी के प्रशंसक तो थे, पर उनके तरीकों से सहमत नहीं थे। बिल्कुल। राजू एक बहुत करिश्माई व्यक्ति थे। लोग मानते थे कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं। वो गांधी जी की महानता के गुण गाते थे, लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी कहते थे। पर उनका मानना था कि भारत को आजादी सिर्फ बल प्रयोग यानी हिंसा से मिल सकती है, अहिंसा से नहीं। अच्छा, तो उनकी लड़ाई किसके खिलाफ थी? उनकी लड़ाई अंग्रेजों के उन वन कानूनों के खिलाफ थी, जिन्होंने आदिवासियों को जंगल में जाने, मवेशी चराने या लकड़ी फल इकट्ठा करने से रोक दिया था। ये उनकी रोजी रोटी पर हमला था। और उनका क्या हुआ? आखिरकार 1924 में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन तब तक वो अपने लोगों के लिए एक लोकनायक बन चुके थे। तो एक ही आंदोलन के कितने अलग अलग चेहरे थे। और असम के बागान मजदूरों के लिए तो स्वराज का मतलब और भी ज्यादा बुनियादी था। उनके लिए स्वराज का मतलब था चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने गांव वापस जाने की आजादी। चार दीवारी से बाहर निकलना? हाँ, अंग्रेजों ने 1859 के एक एक्ट के तहत उन्हें बागानों में लगभग कैद कर रखा था। वो बिना इजाजत बाहर जा ही नहीं सकते थे। जब उन्होंने सुना कि गांधी राज आ रहा है, तो उन्हें लगा कि अब सब आजाद हैं और उन्हें अपने गांव में जमीन मिलेगी। हजारों मजदूर बागान छोड़कर चल पड़े अपने घरों की तरफ। हाँ, लेकिन वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया गया और बहुत बुरी तरह पीटा गया। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय विचार स्थानीय शिकायतों के साथ मिलकर अलग अलग रूप ले लेता है। लेकिन ये सब आंदोलन अचानक रुक गए। हम कहानी के अगले मोड़ पर आते हैं, चौरी चौरा। हाँ, फरवरी 1922 गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच टकराव हो गया। और वो हिंसक हो गया? बहुत ज्यादा। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। जैसे ही गांधी जी तक की खबर पहुंची, वो स्तब्ध रह गए। उनके लिए तो अहिंसा सबसे ऊपर थी। बिल्कुल, उनके लिए आंदोलन का मूल सिद्धांत ही अहिंसा था। उन्हें लगा कि देश अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये तो एक बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। एक बहुत विवादास्पद फैसला था, जिससे कई नेता सहमत नहीं थे। आंदोलन के अचानक रुक जाने से एक खालीपन तो आया ही होगा। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने कुछ संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ? इसका विरोध होना तो तय ही था। देखिए, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन भारत के संवैधानिक भविष्य का फैसला करने आया था।
लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी नहीं? एक भी नहीं। सारे के सारे अंग्रेज थे। ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था। इसका संदेश साफ था कि अंग्रेज मानते हैं कि भारतीय अपना भविष्य तय करने के काबिल ही नहीं है। तो इसीलिए जब कमीशन भारत पहुंचा हर जगह साइमन वापस जाओ के नारों और काले झंडों से उसका स्वागत हुआ। तो इस अपमान और गुस्से ने एक नई ऊर्जा को जन्म दिया और इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया, पूर्ण स्वराज की मांग। बिल्कुल। दिसंबर 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये एक आप कह सकती हैं ऐतिहासिक अधिवेशन था। क्या हुआ था इसमें? इसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदला। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी की तारीख भी यहीं तय हुई थी। हाँ, ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लोग पूरी आजादी के लिए संघर्ष करने की शपथ लेंगे। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली घोषणा थी और इस नई घोषणा को एक नए आंदोलन की जरूरत थी। बिल्कुल। यहीं से गांधी जी ने एक बार फिर नेतृत्व संभाला और एक ऐसी चीज को अपना हथियार बनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नमक। ये गांधी जी की राजनीतिक प्रतिभा का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें देश को फिर से एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक की जरूरत थी और नमक से बेहतर प्रतीक क्या हो सकता था? क्योंकि वो अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते थे। हिंदू मुसलमान हर कोई। और सरकार ने इस पर टैक्स लगा रखा था जो एक तरह से रोजमर्रा की जरूरत पर जुल्म था। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिखी। 11 मांगों वाली चिट्ठी। हाँ, और उसमें सबसे अहम मांग थी नमक पर से टैक्स हटाओ। और जब वाइसरॉय इरविन ने इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया तब शुरू हुई ऐतिहासिक दांडी यात्रा। हमारे नोट्स में वो प्रसिद्ध तस्वीर है जिसमें गांधी जी समुद्र तट पर नमक उठा रहे हैं और उनके पीछे हजारों लोगों का हुजूम है। हाँ, ये यात्रा अपने आप में एक आंदोलन थी। कैसे? गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक 240 मील की पैदल यात्रा शुरू की। ये यात्रा 24 दिनों तक चली। और रास्ते में जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। उन्होंने बहुत सरल भाषा में समझाया कि स्वराज का मतलब क्या है और अंग्रेजी कानून को शांति से कैसे तोड़ना है। 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया तो वो सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं था। नहीं, वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर एक प्रतीकात्मक चोट थी। और इस एक घटना ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग लगा दी। पूरे देश में लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, खुद नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का फिर से बहिष्कार हुआ, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। सरकार ने भी तो सख्ती की होगी। बहुत। सरकार ने दमन का चक्र चलाया, हजारों लोग जेल गए, लेकिन आंदोलन की लहर इतनी तेज थी कि आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। हाँ, और आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने किसी भारतीय नेता के साथ बराबरी के स्तर पर कोई समझौता किया था। तो अगर हम इस पूरे दौर को देखें तो एक तरफ गांधी जी का सत्याग्रह का दर्शन है जो शारीरिक बल नहीं बल्कि शुद्ध आत्मबल और अहिंसा पर आधारित है, और दूसरी तरफ उसी दौर में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का विचार है। वो कहते थे कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है और स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मंजिल एक थी पर रास्ते अलग अलग थे। बिल्कुल। और ये दोनों रास्ते, अहिंसक और क्रांतिकारी, एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे थे और अपनी अपनी जगह भारतीय जनमानस को आजादी के लिए तैयार कर रहे थे। तो ये कहानी है 1919 से लेकर 1932 तक के भारत की। एक कहानी जिसमें एकता की कोशिशें हैं, रणनीतिक सफलताएं और असफलताएं हैं और सबसे बढ़कर स्वराज के अलग अलग मायने हैं। हाँ, जो देश के हर कोने में, हर समुदाय में अपनी अलग शक्ल ले रहे थे। ये दौर हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम कोई एक सीधी रेखा में चलने वाली कहानी नहीं थी। योग से सविनय अवज्ञा तक की यात्रा देखी, लेकिन ये संघर्ष का अंत नहीं था। ये तो एक नए और ज्यादा निर्णायक दौर की शुरुआत थी। हमने देखा कि कैसे अलग अलग समूहों के लिए स्वराज का मतलब अलग था। किसानों के लिए लगान से मुक्ति, आदिवासियों के लिए जंगल पर अधिकार, बागान मजदूरों के लिए घर जाने की आजादी। और यही बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या
1947 में हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या स्वराज की वो व्यक्तिगत और सामाजिक लड़ाई जो हर समुदाय अपने स्तर पर लड़ रहा था, आज पूरी हो चुकी है? शायद स्वराज सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा